अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 says that why does dust fly off when a hanging carpet is beaten with this stick? ये कहता है कि अगर एक कारपेट है वो हैंग किया गया है किसी तार से, उसको जब हम स्टिक के साथ मारे तो वहां से डस्ट क्यों निकल आती है, उस कारपेट से बाहर क्यों आ जाती है, या हम कहते हैं कि कारपेट से डस्ट अलग क्यों हो जाती है। ये इसलिए दोस्तों कि इनर्शिया जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट पोजेसेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स यूनिफॉर्म मोशन। ये डस्ट जो कारपेट से अलग होती है ये इनर्शिया की वजह से होती है, और इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी रेस्ट के हालत में या यूनिफॉर्म मोशन के हालत के खिलाफ मुजाहमत करती है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहती है। उसके खिलाफ अगर कोई चेंजेस लाना चाहे तो मुखालिफत करती है। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, अगर गाड़ी अचानक ब्रेक लगा ले तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी ब्रेक लगाने से पहले मोशन में होती है और वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखना चाहती है। तो जब गाड़ी रुक जाती है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ मोशन करना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे इस केस में जब कारपेट रेस्ट में होता है तो उस वक्त कारपेट और उसके अंदर डस्ट जो है दोनों रेस्ट की हालत में होते हैं। तो जब हम डस्ट को स्टिक के साथ मारते हैं तो कारपेट मोशन में हो जाता है और उसके अंदर उसके साथ अटैच किया गया डस्ट जो है गर्द गुबार वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। कारपेट आगे की तरफ मूव करता है और डस्ट रेस्ट में रहना चाहता है, तो इसी वजह से डस्ट जो है वो कारपेट से अलग हो जाती है। तो डस्ट फ्लाई ऑफ ड्यू टू द इनर्शिया। Question number 2 says that if your hands are wet and no towel is handy, you can remove some of the excess water by shaking them. Why does this work? ये कहता है कि अगर आपके हाथ गीले हैं और आपके पास कोई टॉवल कोई तौलिया नहीं है तो आप क्या करते हैं कि अपने हाथ से वाटर ड्रॉप को रिमूव करने के लिए अपने हाथ को हिलाते हैं, उसको मोशन देते हैं। ये किस तरह काम करता है दोस्तों, ये भी इनर्शिया की वजह से है। अगर आपके हाथ गीले हैं, उसमें वाटर ड्रॉप्स है, अगर वो रेस्ट में है तो आपका हाथ और आपके हाथ के साथ लगे हुए वाटर ड्रॉप्स जो है वो रेस्ट में होते हैं। तो जब आप उसको मोशन देते हैं तो वाटर ड्रॉप्स रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो इसी वजह से वाटर ड्रॉप्स आपके हाथ से अलग हो जाते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके हाथ यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दो हाथ है, दोनों गीले हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो जब हम फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि आपके हाथ गीले हुए हैं और आप ताली बजाना चाहते हैं, तो आपके हाथ यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। तो जब दोनों हाथ आपस में टकराते हैं तो दोनों अचानक रेस्ट में आ जाते हैं और वाटर ड्रॉप्स मोशन करना चाहते हैं और हाथ जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। तो आपके हाथ से इस सिचुएशन में वाटर ड्रॉप्स अलग हो जाते हैं। तो अगर आपके हाथ गीले हैं तो आप अपने हाथ को खुश्क करने के लिए उसको मोशन देते हैं। तो जब आप मोशन देते हैं तो वाटर ड्रॉप्स आपके हाथ से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह आप अपने हाथ को खुश्क कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इनर्शिया का इस्तेमाल होता है। आपके हाथ के साथ लगे हुए वाटर ड्रॉप्स वो अगर आपके हाथ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो जब आप मोशन देते हैं तो वाटर ड्रॉप रेस्ट में रहना चाहते हैं और आपके हाथ आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह वाटर ड्रॉप्स आपके हाथ से अलग हो जाते हैं। Question number 3 says that why a balloon filled with air move forward when its air is released? ये कहता है कि अगर एक गुब्बारा है वो एयर से फिल्ड है, यानी हवा से भरा हुआ है, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं
कि बलून जो है वो आगे की तरफ मोशन शुरू करता है। वो कैसे? वो इसी वजह से कि लेट्स सपोज यहाँ पे बलून है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हवा से भरा हुआ है। तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो बलून जो है वो एयर पे फोर्स अप्लाई करता है इस साइड पे, बैकवर्ड साइड पे, और एज ए रिएक्शन ये एयर जो है ये इस बलून पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये बलून आगे की तरफ मूव करता है एज ए रिएक्शन ऑफ द एयर। बलून जो है वो एयर पे फोर्स अप्लाई करता है इस साइड पे, तो एयर जो है इस तरफ निकल आती है और रिएक्शन के तौर पर एयर इस बलून पे फोर्स अप्लाई करती है और उसकी वजह से बलून वो इस साइड की तरफ मूवमेंट करता है। दैट्स व्हाई बलून filled with air move forward when its air is released. Question number 4 says that why does a hose pipe tends to move backward when the fireman directs a powerful stream of water towards fire? ये कहता है कि ये hose pipe है जो आपको नजर आ रहा है और ये फायरमैन है। ये जब इसको ओपन करता है hose pipe को, यानी पानी को आगे की तरफ फ्लो करना अलाउड कर देता है, तो ये हाउस पाइप जो है ये पीछे की तरफ क्यों मोशन शुरू करता है? ये इसी वजह से कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का अमल होता है। जब पानी शूट आउट करता है यानी आगे की तरफ फ्लो करता है, जिसको हम एक्शन ऑन वाटर कहते हैं, और एज ए रिएक्शन ऑफ दैट वाटर जो है इस पाइप पे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस सिचुएशन में जो वाटर आगे की तरफ फ्लो करता है तो उस पे जो फोर्स लगाई जाती है जिसकी वजह से वाटर आगे की तरफ फ्लो करता है उसको हम एक्शन कहते हैं, और वाटर एज ए रिएक्शन पाइप पे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। इसको मैं लिखता हूं कि एफ यानी फोर्स ऑन वाटर, जिसको हम एक्शन कहते हैं, और एज ए रिएक्शन पाइप पे जो फोर्स लगती है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये दोनों जो है मिकदार में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट्स हैं। तो एज ए रिएक्शन फोर्स दिस पाइप टेंड्स टू मूव बैकवर्ड, या इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें कि ये पाइप और वाटर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस हाउस पाइप को ओपन होने से पहले इसका मोमेंटम जो है वो 0 होता है, यानी वाटर और पाइप का दोनों का मोमेंटम 0 रहता है। तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो पानी जो है इस साइड पे मूव करता है और पाइप जो है वो इस साइड पे मूव करता है, तो दोनों का मोमेंटम अगर हम मिला लें तो वो भी 0 हो जाता है। तो मोमेंटम को कंजर्व रहने के लिए पानी जो है वो आगे की तरफ मूव करता है और पाइप पीछे की तरफ मूव करता है, और दोनों का मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इक्वल रहता है, यानी 0 रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 says that your car is stuck in with mud. Some student on their way to class see you and help out by sitting on the trunk of your car to increase its traction. Why does it helps? ये कहता है कि आपकी कार एक वीड मड में फंसी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये चिकड़ है, और आपके स्टूडेंट्स आपको देखते हैं तो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस कार की ट्रंक पे बैठ जाते हैं, यानी ये डीगी जो है इस पे बैठ जाते हैं, तो इससे आपकी कार जो है वो आसानी के साथ निकल सकती है। ये किस तरह मदद करती है, यानी ये कैसे, जब आपके स्टूडेंट्स आपके गाड़ी के ट्रंक पे बैठ जाते हैं तो कैसे आपको हेल्प मिल जाती है गाड़ी को निकालने में। ये इसी वजह से कि ये जो चिकड़ है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होती है बिटवीन द टायर एंड दिस मड। तो जब स्टूडेंट यहाँ पे बैठ जाते हैं तो नीचे की तरफ जो है फोर्स ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से टायर और इस मड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता है तो गाड़ी के टायर जो है वो स्लिप नहीं होती। मड में मसला ये होता है कि गाड़ी इसलिए निकलती कि टायर उस वक्त स्लिप कर जाता है, तो टायर जब स्लिप कर जाता है तो गाड़ी नहीं निकलती, लेकिन जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो टायर जो है वो स्लिप नहीं होते, तो जब स्लिप नहीं होते तो गाड़ी आगे की तरफ निकल जाती है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स जो है
वो यहाँ पे बैठ जाते हैं आपकी गाड़ी के ट्रंक पे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता है और आपकी गाड़ी को निकलने में आसानी हो जाती है। Question number 6 says that how does friction help you walk? Is it kinetic friction or static friction? ये कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चलने में कैसे हमें मदद मिलती है, और इस दौरान जो फ्रिक्शन होती है क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो दोस्तों ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके चप्पल या शूज के सोल है और ये जमीन है, तो इसके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, तो हम अपने पाँव की मदद से जमीन पे फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं, और एज ए रिएक्शन जमीन हम पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम इस जमीन पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम स्लिप कर जाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जमीन पे। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो फोर्स अप्लाई करने के बजाय हम पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी हमारे पाँव जो है वो पीछे की तरफ मोशन करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम फिसल गए। तो यहाँ पे हम जमीन पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम जमीन पे सही तरह फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और जमीन हम पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हम आसानी के साथ वॉक कर सकते हैं। और इस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि इस वक्त फॉर शॉर्ट टाइम हमारे शूज के सोल और जमीन का सरफेस ये आपस में स्टैटिक में रहते हैं, यानी शॉर्ट टाइम के लिए वो रेस्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 says that the parking hand on a car causes the rear wheel to lock up. What would be likely consequences of applying the parking brake on a car that is in rapid motion? ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप तेज स्पीड के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और आप अचानक जो है हैंड ब्रेक लगाते हैं, ये पार्किंग ब्रेक है। तो पार्किंग ब्रेक से आपकी गाड़ी की व्हील्स जो है वो लॉक हो जाते हैं, यानी वो रुक जाते हैं। तो उस सिचुएशन में इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, रिजल्ट क्या होगा अगर हम तेज गाड़ी के साथ हैंड ब्रेक लगाएं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये हैंड ब्रेक है गाड़ी की, इसको यहाँ पे शो किया गया है और ये एक वायर के थ्रू इस व्हील के साथ कनेक्टेड है। ये एक वायर है, ये इस व्हील के साथ और इस व्हील के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम इस पार्किंग ब्रेक को या हैंड ब्रेक को दबाते हैं, ऊपर की तरफ ले आते हैं, तो इस टायर को लॉक करते हैं, यानी यहाँ पे जो लेदर है जो इस टायर में लगे हुए हैं वो आपस में टाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बैक साइड पे जो टायर है वो लॉक हो जाते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते, रुक जाते हैं। तो जब आप हाई स्पीड में होते हैं तो फिर इस दौरान जब आप हैंड ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ जाने के बजाय रोटेशन शुरू करती है, यानी बैक साइड पे आना शुरू करती है। तो ये उसकी कंसिक्वेंसेस है कि जब आप हैंड ब्रेक लगाते हैं, हैंड ब्रेक के साथ आपकी गाड़ी की जो पिछले वाले टायर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं और आगे वाले टायर जो है वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन पिछले वाले लॉक हो गए तो गाड़ी आगे की तरफ मूवमेंट नहीं करेगी। तो जब गाड़ी आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड जो है मोशन नहीं करेगी तो वो रोटेशन शुरू करेगा आपकी गाड़ी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट योर कार विल स्टार्ट रोटेशन, अपनी जगह पे वो घूमेगी। तो ये उसके कंसिक्वेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 says that why is the surface of conveyor belt made of? कन्वेयर बेल्ट जो है वो बेल्ट है जो एयरपोर्ट में अक्सर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी जब बाहर से मुसाफिर आते हैं तो उसके बैग्स कन्वेयर बेल्ट पे रखे जाते हैं जिसकी वजह से वो बैग्स जो है उनका सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो कहते हैं कि वो रफ क्यों है, वो हमवार क्यों नहीं है। वो रफ इसलिए है कि अगर वो हमवार होता तो आपके बैग्स और बेल्ट के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स ना होता। तो जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो उस बेल्ट पे रखे हुए बैग्स जो है वो आगे की तरफ मोशन नहीं करते, वो उसको हम फिर बेल्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करा सकते क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द बेल्ट एंड बैग्स, या जो भी सामान उस पे हम रखते हैं वो अपनी ही जगह भी रहेगा, आगे की तरफ बेल्ट के साथ मोशन नहीं करेगा। तो इसी वजह से द सरफेस ऑफ कन्वेयर बेल्ट जो है उसको रफ बनाया जाता है ताकि उस पर रखे हुए सामान
और बेल्ट के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो, जिसकी वजह से बेल्ट के साथ ही सामान आगे की तरफ मूव कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 says that why does boatman tie his boat to a pillar before allowing the passenger to step on the river bank? ये कहता है कि बोटमैन जो है, जो कश्ती चलाता है, वो अपनी कश्ती को पिलर के साथ क्यों बांधते हैं जब पैसेंजर बाहर की तरफ आते हैं। रिवर बैंक कहते हैं जो दरिया का किनारा है, वहां पे दरिया के किनारे के साथ पैसेंजर जब कश्ती से उतरते हैं तो बोटमैन पहले कश्ती को पिलर के साथ क्यों बांध लेता है। वो इसी वजह से कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स होती है। जब हम इस बोट से उतरते हैं तो हम इस बोट पे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर ये बोट, ये कश्ती पिलर के साथ बांधी हुई नहीं है तो फिर ये बोट पीछे की तरफ मोशन शुरू करता है, तो हम पे रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ नहीं लगती, तो हम इस सिचुएशन में पैरा इस बोट से बाहर नहीं निकल सकते आसानी के साथ। तो पहले हम इसको बांध लेते हैं ताकि ये स्टैटिक रहे और हम अपने पाव के थ्रू आसानी के साथ इस पे बैक साइड पे फोर्स अप्लाई कर सके और फिर वो हम पे आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर सके ताकि हम इस बोट से आसानी के साथ वो उतर सके। तो इसी वजह से बोटमैन टाई हिज बोट ऑन द पिलर, पैसेंजर के उतरने से पहले ही इस बोट को बांधा जाता है ताकि ये बोट पीछे की तरफ मूवमेंट ना कर सके ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स ऑफ द पैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 10 says that in an uniform circular motion is the velocity constant, is the acceleration constant, explain। ये कहता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कल पे मोशन कर रही है, तो क्या इस वक्त उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और दूसरा कहता है कि क्या इस वक्त उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है कि नहीं, इसको एक्सप्लेन करें। देखो दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी 3 मीटर, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं होती, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, नॉट ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो चूंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो लिहाजा यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो लिहाजा यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 says that you tie a brick to the end of a rope and whirl the brick around you in a horizontal circle. Describe the path of the brick after you suddenly let go of the rope। ये कहता है कि लेट सपोज आपने एक रस्सी के साथ, एक रोप के साथ एक ब्रिक्स एंड बांधा हुआ है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली घुमाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये एक एंड है, इसको इस रस्सी के साथ, इस रोप के साथ बांधा गया है और उसको क्लॉकवाइज मोशन दिया जाता है हॉरिजॉन्टली। तो फिर इस सिचुएशन में जब आप अचानक इस रस्सी को छोड़ देते हैं तो ये किस साइड पे मूवमेंट करेगी, इसका पाथ क्या होगा मोशन का। तो देखो दोस्तों, हम कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट होती है टू दिस सर्कल। जैसे कि इस पोजीशन पे ब्रिक्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ये है। तो जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये अलोंग दी वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस साइड पे होगी ये ब्रिक्स उस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे इसकी पाथ जो होगी, अगर हम इसको अचानक छोड़ दें तो वो ये होगी, इस साइड पे ये ब्रिक्स मूवमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 says that why is the posted speed for a turn lower than the speed limit on most of highways। ये कहता है कि हम देखते हैं कि टर्न्स पे जो स्पीड होती है, यानी स्पीड की जो लिमिट होती है टर्न्स पे, वो क्यों कम होती है नॉर्मल स्पीड से। यानी अगर यहाँ पे हम देखें ये टर्न नहीं है तो यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है,
और ये टर्न है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे टर्न पे स्पीड क्यों कम होती है इसके मुकाबले में? ये इसी वजह से क्योंकि हाईवे पे गाड़ी की स्पीड ज़्यादा जब होती है और वो जब टर्न करती है तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर और रोड इनफ नहीं होता है टर्न करने के लिए। यानी हम कहते हैं ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है इन ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है वो इनफ नहीं होती है टर्न करने के लिए। तो जब स्पीड कम करते हैं हम तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी टर्न करने के लिए कम रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई द पोस्टेड स्पीड फॉर ए टर्न लोअर देन द स्पीड लिमिट in most of highways. Thank you.